गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस में अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लाइन से रिलेटेड हमने कुछ चीजें देखी थी। डिस्टेंस ऑफ द लाइन, ठीक है, लेंथ ऑफ द लाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्शन फॉर्मूला, तो उन्हीं चीज से स्टार्ट करेंगे। फिर देन हम स्लोप में आएंगे जो आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा और क्लास 11th देन स्लोप से रिलेटेड अन्य चीजें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स या फिर टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। एक बार इसके ओरिजिन के साथ चलते हैं। ठीक है, मान लो कि पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इट मींस ये डिस्टेंस होगी x1, ये डिस्टेंस होगी y1। ऐसे ही मान लो कोई पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस होगी x2, ऐसे ही ये डिस्टेंस होगी y2। ठीक है, नाउ अगर इससे इसको ज्वाइन कर दिया जाए और इससे यहाँ ज्वाइन कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा x2 था, ये x1 था, तो एक बचा हुआ पार्ट होगा x2 - x1। ऐसे ही पूरा y2 है, ये y1 है, तो बचा हुआ इसको क्या कह सकते हो? y2 - y1। तो ऑब्वियस है x2 - x1 ये है, तो ये भी क्या होगा? x2 - x1। नाउ आपको ये AB की डिस्टेंस चाहिए, तो AB इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, AB, इस बात को समझना, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस बेस यानी कि x2 - x1 होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम जानते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये भी आप जानते हैं, if the three coordinates of a triangle are x1, y1, x2, y2 and x3, y3, then the area of the triangle is 1/2 x1 y2 - y3 plus x2 y3 - y1 plus x3 y1 - y2 मॉड के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये बात हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो हम इस नेगेटिव को करेक्ट कर देंगे मॉडुलस की वजह से क्या? पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। भाई दो तरह से सेक्शन बनेंगे, एक इंटरनली
और एक एक्सटर्नली। ठीक है, इंटरनली क्या कि भाई कोई लाइन थी ये भी, इसको कोई पॉइंट P था जो m में डिवाइड कर रहा था, और इस a के कोऑर्डिनेट से x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट से x2, y2। तो इस p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ p mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। ये तो बात तब जब इंटरनली डिवाइड हो। अब बात करते हैं एक्सटर्नली होगा तो मान लो ये कोई लाइन है AB, एक पॉइंट है P जो इसको बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कब? जब इसको आगे एक्सटेंड किया जाए तब। तो A के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स 2, y2, और इसको m रेशियो किसमें? n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस कंडीशन में? mx2 minus nx1 upon m minus n, my2 minus ny1 upon m minus n। ठीक है, सिंपल सी बात, पहले साल देखा गया आपने ये सब कुछ। अब बात करते हैं एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला। कि कोई लाइन है AB जिसको P पॉइंट 1:1 में डिवाइड कर रहा, तभी तो मिड पॉइंट होगा। तो ऑब्वियस है कि m की वैल्यू और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस केस में बात क्या बनेगी? अगर m और n 1 हो जाता है तो x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। ये सब बातें ठीक है। तो ये तो बात थी सिर्फ प्रीवियस ईयर की जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करी। अब बात करेंगे थोड़ा सा इस ईयर की। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो किसी लाइन का स्लोप क्या होता है? सबसे पहले लाइन स्लोप मतलब एक तरह से झुकाव, कि भाई कितनी लाइन झुकी हुई है या फिर उसमें ढलान है। ठीक है, तो ये है स्लोप। अब स्लोप जो है तो वो तो कहीं को भी बन सकता है। अगर मैं बात करूं इस कार्टेशियन प्लेन की, तो भाई लाइन है, उसका झुकाव इस तरफ को भी हो सकता है, उसका झुकाव यहाँ भी हो सकता है, उसका झुकाव यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, स्लोप तो कहीं को भी बन सकता है। तो क्वेश्चन है कि मेजर कैसे किया जाएगा, कहां को मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझना कि जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है। जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है। तो मेजर के, चलो ये तो बात समझ में आ गई कि हर बार हम इस चीज के साथ मेजर करेंगे। बात समझना, हम हर बार इस चीज के साथ मेजर करेंगे। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अब कैसे? तो ये कहता है कि if theta is the inclination
with the positive x-axis अगर थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स-एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या? टेंजेंट ऑफ थीटा। और स्लोप को हम यहां पर m, स्मॉल m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। m इक्वल टू टेन थीटा। इस बात को समझना, जैसे अगर मैं कह दूं कि भाई ये है 30, तो आप कह दोगे टेन 30 1/√3 इसका क्या होगा, स्लोप होगा। बात समझ में आई? ठीक, इतनी बात समझ आ गई कि स्लोप क्या है, टेंजेंट है इसका इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई स्लोप कैसे कैसे मिल सकता है। कि सोचो भाई, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, ठीक है, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट अगर मान के चलें, तो लाइन अगर ऐसी है, ठीक है, या तो चलो पहले इसको ले जाते हैं, मान लो कि लाइन ऐसी है या फिर पॉजिटिव एक्सिस में कहीं से भी जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में होगा। अगर ऐसा केस है कि थीटा 0 और 90 के बीच में है, तो हम जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आपका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 and less than 90। और ऐसे ही अगर थीटा ऐसे चल रहा हो, कहीं से भी एंगल क्या हो, 90 से बड़ा हो, तो इसका मतलब थीटा जो है वो 90 से बड़ा है और लेस देन 180 है। तो ऐसे केस में आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है, तो यहाँ पर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब टेन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो टेंजेंट यानी कि जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, और अगर मान लिया जाए कि लाइन या इसके पैरेलल है, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या फिर एक्स ही एक्सिस वो लाइन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, खुद ही सोचो भाई, इंक्लिनेशन तो हुआ ही नहीं है, मतलब इंक्लिनेशन भी 0 है मान के चलो, क्योंकि लाइन टर्मिनेट होना शुरू नहीं हुई, तो इसका मतलब यहाँ पर को जो थीटा होगा वो 0 होगा, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हम कह देंगे ऐसे केस में स्लोप क्या होगा, 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तब स्लोप क्या होगा, 0। तो ऐसे केस में आप कह सकेंगे कि भैया लाइन जो है या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या फिर एक्स एक्सिस वो खुद ही वो लाइन है। ठीक, एक पार्ट और बचता है y के पैरेलल दिखाने वाला, तो उम्मीद करता हूं इसमें आप नोट कर लेंगे। एक बात और, इसी में अगर लाइन ऐसी हो y एक्सिस के पैरेलल, तो ऑब्वियस है जो थीटा होगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो होगा क्या, 90, थीटा 90 होगा। तो ऐसे केस में नॉट डिफाइंड जो स्लोप होगा वो इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड होगा। ऑब्वियस है भाई, स्लोप क्या कैसे पता चले, 1090 आप इनकी इसका पता ही नहीं स्लोप कितना है, क्या है, डिफाइन ही नहीं कर सकते स्लोप, क्योंकि 90 डिग्री जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर को आप कह दोगे इसका मतलब क्या है, स्लोप तो नॉट डिफाइंड है। और दूसरी चीज, ऐसा अगर केस होगा तो लाइन या तो y एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस इटसेल्फ होगी।
ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते। तो अब देखते हैं, अभी तक हमने कहा कि स्लोप क्या होता है, n इक्वल टू टेन थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो तब बात है जब थीटा गिवन हो, अगर थीटा ही गिवन नहीं है तो फिर कैसे बताओ। तो ऐसे केस में मान लो वही वाली बात करते हैं कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1 और यहाँ पर दूसरा कोई पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे x2, y2। तो हमने ये वाली बात करी थी, मैं दोबारा से वही फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये है y2 माइनस y1 और ये है, मान लो ये लाइन जो है कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। हालांकि इसको चलो ऐसे नहीं, कुछ ऐसे दिखा देते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे दिखा देते हैं, y2 माइनस y1, ये पूरा y2, ये y1, यहाँ तक की बात हमने करी थी, x1, ये x1 y1 और ये वाली बात x2 को माइनस x1, यहाँ तक की बात हमने करी हुई थी, ठीक है। तो अब भाई बताओ, अगर यहाँ पर कोई एंगल थीटा है तो वो यहाँ पर पहुंच के भी तो एंगल थीटा ही रहेगा, वो यहाँ पर भी पैरेलल लगा दूंगा एक्स एक्सिस के, वो भी थीटा ही रहेगा, मतलब थीटा वैल्यू में सेम ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं tan थीटा निकालूं, क्या देगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा स्लोप होता है फिर किसी भी लाइन का, तो m इक्वल टू हो जाएगा क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भाई किसी भी लाइन का स्लोप व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन क्या होता है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। बात करते हैं व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। भाई अगर लाइन पैरेलल है और ये अगर अल्फा एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियस है डियर, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा, क्योंकि पैरेलल है तो एंगल तो सेम बनेगा। और दोनों का टेंजेंट ले लो तो tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा मिलेगा। तो ये tan अल्फा इस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा, m1 मान लो और इसको m2 मान लो। तो ये कंडीशन निकल के आई कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप भी हमेशा इक्वल होगा। अच्छा बात करते हैं, तो हमने कहा कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। अब अगर दो लाइन पैरेलल न होके दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें तो मान लें कि इसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, इसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बीटा है, और ये अगर 90 है तो ये भी होगा 90, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूं अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 90 होगा, और अगर दोनों का टेंजेंट ले लूं तो tan अल्फा इक्वल टू कह सकता हूं माइनस कॉट बीटा। भाई tan 90 प्लस बीटा माइनस कॉट बीटा हो जाएगा, कन्वर्जन भी होगा और माइनस भी आएगा। और tan अल्फा जो है, चलो पहले इसको माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा कह देता हूं। अब भाई tan अल्फा इस लाइन का क्या होगा, स्लोप, तो m1 कह दो, और ये क्या होगा, अच्छा इसको tan बीटा कहो, ठीक है। तो tan बीटा इस लाइन के लिए क्या होगा, स्लोप, तो m2 कह दो, बात आ जाएगी m1 m2 is equal to -1। if two lines are perpendicular then m1 into m2, मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होगा। अब अगर पैरेलल है तो, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, तो क्या होगा, मान लो कि किसी पॉइंट, किसी एंगल थीटा पे
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो 90 नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। तो मान लो ये अल्फा और ये बीटा और ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो भाई ऑब्वियस है दो एंगल बनिए कि ये भी लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बन सकते हैं, एक थीटा और एक इसके बगल वाला फाई। तो राइट नाउ वी आर मेजरिंग फॉर थीटा, ठीक है। और ये मान के चल रहे हैं एक बात ये कि थीटा जो है लेस देन क्या है 90 होने वाला है, एक बात मान लेते, ठीक। तो क्या होगा, अल्फा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहेगी, बीटा प्लस थीटा कर लो और बीटा को इधर ले लो और टेंजेंट ले लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन, ना इसको लिख भी लेना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो क्या रिलेशन निकलेगा वो देखना चाह रहे हैं, वो एंगल का निकलेगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b क्या होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो tan थीटा इक्वल टू, अब बताओ भाई tan अल्फा इस लाइन के लिए क्या देगा, स्लोप, क्योंकि इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन है अल्फा, तो इसको m1 कह देते हैं, इसको m2 कह देते हैं, और ये 1 प्लस m1 m2, ये बात है। यहां से आपका tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको हम मॉडुलस के अंदर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना कि स्लोप को ही हम ग्रेडियंट भी बोल लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर ये भी बात रखेंगे हमेशा कि भाई 1 प्लस m1 m2 कभी भी क्या नहीं हो, जीरो नहीं होगा। तो क्योंकि हम अभी खुद ही समझो 1 प्लस m1 m2 क्या हो जाएगा, जीरो, तो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन आएगी, थीटा 90 हो जाएगा। और हमने कहा कि अभी मैं किसके लिए ढूंढ रहा हूँ, लेस देन 90 के लिए ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडुलस भी लगा सकते हो, लेकिन अगर थीटा लेस देन 90 ही कह दे रहा हूँ तो ऑब्वियस है वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। अदरवाइज आप मॉड का भी यूज करें तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। और अब ऑब्वियस है अगर आप थीटा ले आएंगे तो ये अगर बाय चांस आपको ये वाला एंगल निकालना हो फाई, तो आप क्या कहेंगे 180 माइनस थीटा, तो थीटा निकलेगा तो दोनों एंगल, क्योंकि किसी भी लाइन के बीच में दो एंगल हो सकते हैं भाई, ये वाला है ये वाला, तो हमने इसको निकाल लिया, ये अपने आप आ जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई हो। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक देखते हैं, कोलिनियरिटी ऑफ अ लाइन, ठीक है। भाई मान लो कि कोई दो पॉइंट या फिर एक ए भी था और एक, अभी अभी मैंने एक बात कही थी, बताओ अभी अभी एक बात कही थी 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट पहले कि भाई जो थीटा एंगल यहाँ पे मिल रहा है वही थीटा एंगल यहाँ भी मिलेगा, वही थीटा एंगल यहाँ भी मिलेगा। इसका मतलब एंगल सेम है तो स्लोप तो हमेशा सेम रहेगा। तो इट मींस इफ थ्री कोऑर्डिनेट्स आर इन द सेम लाइन, ABC की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। आपने क्लास 10th में देखा था, कोलिनियरिटी में क्या कहते थे, एरिया ऑफ एंगल 0 कर देते थे, यहाँ स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या कर देंगे, BC कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आप लोगों को। बाकी यहाँ पर तो अभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कुछ सारे टॉपिक हमारे हो ही चुके हैं, ठीक है। तो अब आप जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको आसानी से एक्सरसाइज बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सारा सीख लिया है तो एक्सरसाइज बनाने में कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। बाकी कोई दिक्कत होगी तो फिर देख लेंगे, ओके।